हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPSC 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको उन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नए बच्चे हैं उनके लिए ज़रूर देखना। तो क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, मात्र 1 या 2 दिन आपके एग्ज़ाम में, तो इतनी जल्दी हम सारी यूनिट्स कवर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो MPSC 004 के 3 पार्ट आए हैं, ठीक है, इसमें हमने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइक जो आपके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हैं, हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया और हर यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने निकाल लिए, राइट। तो हम इन तीनों पार्ट्स में कवर कर रहे हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि नहीं मैं जानती हूँ एग्जाम में क्या आएगा, नहीं आप जानते हो, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है या जितने मैंने प्रीवियस ईयर सारी चीज़ें करी हैं, तो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं हमारी वीडियो से कुछ बाहर नहीं आया और अभी भी उम्मीद है नहीं ही आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, जो भी कॉलेज ग्रुप्स या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि एग्जाम में कितनी हेल्प मिली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन वॉट वेज रिलीजन इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिटी इन प्री मॉडर्न इंडिया, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे प्री मॉडर्न इंडिया की, यानी कि जब मॉडर्न इंडिया है ना, इसके पहले का जो इंडिया था, ठीक है, तो रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस था पॉलिटी के ऊपर, राजनीति के ऊपर, या कैसे कनेक्टेड थे, ठीक है। आसान भाषा में समझेंगे। पहला है किंग्स एज डिवाइन और रिलीजियस फिगर्स। देखो पहले के टाइम पे जो रूलर्स और किंग्स होते थे ना, उनको माना जाता था या तो ये भगवान है या फिर तो इनको भगवान ने ही भेजा है, हाँ, किसके लिए, हमें, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो लोग मानते थे कि ये जो भी रूलर या किंग है ये भगवान है या भगवान ने भेजा है, तो हमारी रिलीजियस ड्यूटी है कि हम इनको ओबे करेंगे, ठीक है। जैसे बाहुबली देखी है ना आपने, उसमें वो याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी माहेशमती साम्राज्य होता है, जो भी होता है, तो वहाँ पे जो भी होता है, जो भी दुनिया भर के लोग होते हैं साम्राज्य के, सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले के टाइम पे जो किंग्स और रूलर्स होते थे उन्हीं को गॉड या गॉड लाइक माना जाता था, ठीक है। दूसरा है रिलीजियस लॉज एज पॉलिटिकल लॉज, यानी कि जो हिंदू रूलर्स थे वो फॉलो करते थे मनुस्मृति को। जो भी कानून बनाना होता था या फिर जो भी डिस्प्यूट्स को सेटल करना होता था, तो वो मनुस्मृति की हेल्प लेते थे। और जो मुस्लिम्स रूलर्स थे या जो मुस्लिम किंग्स थे, वो क्या करते थे, वो जो शरिया है, वो शरिया के हिसाब से कानून बनाते थे या फिर डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे, ठीक है। इनको आप लॉ बुक्स कह सकते हो। अगला है टेम्पल एंड मॉस्क पेट्रोनेज, यानी कि जो हिंदू रूलर्स थे वो टेम्पल्स और गुरुकुल्स बनाते थे, जिससे कि जो भी हिंदू रिलीजन के लोग हैं उनका सपोर्ट उनको मिल सके और वो अपनी पावर दिखा सके। और जो मुस्लिम रूलर्स थे वो मॉस्क्यूज और क्या बनाते थे, मॉस्क और मदरसे वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों का सपोर्ट गेन कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिलीजियस एडवाइजर्स इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट यानी कि जो दरबार होता था राजाओं का, रूलर्स का, किंग्स का, वहाँ पे जिन्होंने मनुस्मृति की नॉलेज ली है, जो प्रीस्ट और पंडित होते थे, वो हिंदू रूलर और किंग के एडवाइजर बनते थे। कोई भी कानून बनाना हो, कोई डिसीजन लेना हो, या किसी को पनिश करना हो, कोई भी चीज़ हो, तो प्रीस्ट या पंडित बताते थे। वहीं जो मुस्लिम रूलर्स या मुस्लिम किंग्स थे, उनको जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे जिन्होंने शरिया पढ़ा है, जो भी है, वो जो उलेमास होते थे, मतलब उनको उलेमास बोलते थे। जैसे हिंदूज में प्रीस्ट या पंडित होते थे जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा है, और जो इस्लामिक स्कॉलर होते थे वो उलेमास होते थे जिन्होंने शरिया को पढ़ा है। तो फिर ये अपने अपने किंग्स की हेल्प करते थे लॉज वगैरह बनाने में और डिसीजन मेकिंग में। अगला है यूज़ ऑफ रिलीजन फॉर लेजिटिमेसी, यानी कि रूलर्स रिलीजन का इस्तेमाल करते थे अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए, कि ये जो रूल है ये हमने कहीं ना कहीं जो हमारे स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट है वहाँ से लिया है, ठीक है, और अब सभी की ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना और गॉड को सर्व करना। अगला है रिलीजियस टॉलरेंस और इनटॉलरेंस। बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो कि रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करते थे, और वहीं पे कुछ अदर जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो ऐसे भी थे जो कि विश्वास रखते थे डिवीजन के ऊपर या फिर कन्वर्जन के ऊपर, यानी कि जो भेदभाव करते थे और कन्वर्जन करा दिया करते थे, यानी लोगों को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करा दिया करते थे, ठीक है। चलो तो मतलब कुल मिला के बहुत कनेक्टेड था रिलीजन पॉलिटिक्स से, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस नेशनलिज्म एंड इट्स फीचर्स विद रेफरेंस टू लिबरल आइडियाज। अब देखो इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, लेकिन किस वैल्यू पे बेस्ड है, वो लिबरल आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। लिबर वर्ड से मिलके बना है लिबरल,
लिबरल वर्ड का मतलब होता है फ्री, तो लिबरल आइडियाज यानी जहाँ पे फ्रीडम और इक्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, चलो। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब आप अपने देश से बहुत प्यार करते हो, आप अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हो, राइट। ऐसे लोग, मान लो इंडिया में जो भी लोग रहते हैं, तो हम लोग सेम हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, ठीक है। सो नेशनलिज्म मीन्स लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस नेशन. इट इज़ अ बिलीव दैट पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज शुड लिव टुगेदर इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। अभी कह रहे हैं व्हाट आर लिबरल आइडियाज़, यानी कि लिबरल आइडियाज़ क्या होते हैं। देखो, लिबरल आइडियाज़ जो नीचे ये लिखे हैं ना, ये होते हैं जिसमें बोला जाता है कि इंडिविजुअल राइट्स, यानी हर एक व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होना चाहिए। वोटिंग राइट्स, हर किसी के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के आगे सभी बराबर होने चाहिए, ठीक है। कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट, कोई किंग, कोई कॉमन पीपल, कुछ नहीं, ठीक है। अगला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, यानी हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजन होना चाहिए। तो हम आगे फीचर्स देखेंगे। नेशनलिज्म बेस्ड ऑन लिबरल आइडियाज, ठीक है, ये सबसे ऊपर लाइन है, बस इसे ध्यान में रखना। नेशनलिज्म बेस्ड ऑन लिबरल आइडियाज, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, लिबरल आइडियाज यानी फ्रीडम और इक्वालिटी और राइट्स के बारे में बात। पहला है सेल्फ रूल एंड डेमोक्रेसी, यानी कि नेशनलिज्म इंस्पायर करता है लोगों को, जैसे कि जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई जो फॉरेन रूलर्स या फिर जो किंग्स हैं उन्हें भगा दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, और हम खुद सक्षम हैं, हम सेल्फ रूल कर सकते हैं, है ना। जैसे इंडिया ने किया, हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से रफा दफा किया और हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश है हम, राइट, और सेल्फ रूल को हमने चूज किया। अगला है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि क्योंकि लिबरल आइडियाज है तो यहाँ पे बात हो रही है कि नेशनलिज्म के अंदर या फिर प्रमोट करता है कि हर व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, एक्सप्रेशन होना चाहिए। इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने कोई भी अपर कास्ट, लोअर कास्ट या किंग को लेके स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। नेशनल यूनिटी, यानी कि देखो डिस्पाइट डिफरेंसेस, देखो हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है तो डिफरेंसेस होंगे, अब चाहे लैंग्वेज के बेस पे हो, चाहे रीजन के बेस पे, चाहे रिलीजन, चाहे कास्ट, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि हमें यूनाइट रहना है, ठीक है, एज अ नेशन। किस भी राज्य में रह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप भारत का हिस्सा हो, तो पहले नेशन आना चाहिए, ठीक है। चलो, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन इंडिया। इसको ना थोड़ा सा कहानी की तरह देखेंगे, ठीक है, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो कैसे चले। पहला है फॉट अगेंस्ट सोशल लेवल्स, यानी कि सबसे पहले शुरुआत हुई, जो हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने आवाज़ उठाई सती प्रथा के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। यानी कि शुरुआत होती है कि भाई, मान लो कि कुछ स्कॉलर्स थे वो ऐसे खड़े हुए कि भाई आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, और जो भी समाज में सोशल लेवल्स हैं, समाज के दुश्मन है, बैड प्रैक्टिसेस, बुरी प्रथाएं हैं, हम उन सबको हटा देंगे, जैसे सती प्रथा, ठीक है। पढ़ के देखना क्या होता था, मतलब देखो जो विडो हो जाती थी ना, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनके साथ क्या होता था कि उनको एकदम वाइट कपड़े पहनने होते थे, एक रूम में बंद रहती थी, खाना उनको वहीं मिलता था, एक टाइम खाना खाते थे, सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा नहीं बनते थे, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते थे, हंसते भी नहीं थे, किसी से बोलते भी नहीं थे, मतलब बहुत ही बेकार ज़िंदगी कर दी जाती थी, ठीक है। पढ़ना है ना, बहुत डीप में है चीज़ें, तो ठीक है। तो सबसे पहले उठे सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो सती प्रथा को हटाओ, फिर चाइल्ड मैरिज को हटाओ, फिर ये छुआछूत को हटाओ, अनटचेबिलिटी को, और फिर जातीय भेदभाव यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाओ, ठीक है। इन सभी के ऊपर काम शुरू हो गया। अब आगे बढ़ो, प्रमोटेड एजुकेशन की। अब क्या करना है कि भाई अगर अनटचेबिलिटी को हटाना है और जो जेंडर डिफरेंसेस है उनको हटाना है, और गर्ल्स की जो पोजीशन है उसको समाज में थोड़ा ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन को सपोर्ट करना होगा, यानी कि गर्ल्स और लोअर कास्ट के लिए हमें एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ें और समाज में इक्वालिटी आए, समानता आए, जिससे अवेयरनेस भी फैले, जिससे अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीज़ें ना हो, और इन केस किसी के हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो वो लड़के आगे फिर पढ़ लिख के कुछ कर सकें, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो, अब एजुकेशन भी हो गई। अब एजुकेशन हो गई तो अब कहाँ है, अब आ जाओ कि विमेन्स के पास राइट्स होने बहुत ज़रूरी है, अधिकार होने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि विडो रीमैरिज। एक औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अब उसके आगे की लाइफ, मान लो कि 18 साल की उम्र में किसी लड़के की शादी कर दी, भगवान ना करे 1 महीने बाद उसका पति मर गया, तो पूरी ज़िंदगी वो क्या करेगी, है ना। तो इसलिए फिर विडो रीमैरिज को भी वो किया गया, बढ़ाया गया, और साथ ही डाउरी जैसे दहेज प्रथा जो थी, इनको ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई गई, ठीक है।
आगे आ जाओ, अब सब कुछ हो गया, सबको अधिकार मिल गए, सारी अनटचेबिलिटी खत्म हो गई, डाउरी वावरी विडो रीमैरिज सबके ऊपर काम हो गया। अब आखिरी चीज़ बची कि फाउंडेशन इन सारी चीज़ों ने रख दी कि भाई अब जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है हम वो शुरू कर सकते हैं। ये जितने भी रिफॉर्म्स थे उन्होंने एक जस्ट और यूनाइटेड सोसाइटी बना दी, एक ऐसा समाज जहाँ पे दिखाया गया कि छोटे छोटे स्तर पे कैसे छोटी छोटी चीज़ों मतलब लिटिल लिटिल स्टेप से बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर ली गई, जैसे कि विमेंस या फिर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको उठाया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फेजेस ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट। इसको भी कहानी की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला है अर्ली 19th सेंचुरी। शुरुआत करते हैं 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से। अब क्या हुआ, सबसे पहले फोकस किया गया कि जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उनको हम हटाएंगे, जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं हम उनको करेंगे, है ना। रिफॉर्म्स यानी कि सती प्रथा को बदलेंगे, चाइल्ड मैरिज को हटाएंगे, या फिर जो मैरिज की जो एज है उसको बढ़ा देंगे, है ना। सो ट्राई टू रिमूव बैड कस्टम्स फ्रॉम सोसाइटी लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पे बात की गई कि हम इंडियन ट्रेडिशंस को कंबाइन करेंगे मॉडर्न आइडियाज़ के साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स भी थे जिन्होंने सती के खिलाफ आवाज़, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया। अब कौन थे ये? पहले थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, फोकस्ड अगेंस्ट सती एंड प्रमोटेड वुमेन्स राइट इन एजुकेशन। अगले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विडो रिमैरिज और गर्ल्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई, और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई, एक्शंस भी लिए। ठीक है, अब आ जाओ मिड टू लेट 19th सेंचुरी। शुरुआत में याद रहेगा सती और चाइल्ड मैरिज। अब आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे ब्रिटिशर से क्वेश्चन किया गया कि क्या कर रहे हो भाई, यहाँ निकलो, है ना। यानी इंडियंस को बोला गया कि भाई हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है, आप उसके ऊपर प्राउड फील करो, है ना, एफर्ट्स लगाओ, जो इंडियन आइडेंटिटी है उसको रीबिल्ड करो, है ना। और रिलीजियस सोशल आइडियाज़ को यहाँ पे री इंटरप्रेट किया गया। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, ये जो मिड टू लेट 19th सेंचुरी का टाइम था, यहाँ पे दो बहुत ही फेमस थिंकर्स कह लो या गुरु कह लो, ये आए, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी। जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने जो हमारी यूथ है उसको बहुत इंस्पायर किया कि भाई उठो, प्राउड फील करो कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारे इंडियन कल्चर कितना रिच है, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, फेस्टिवल, हर एक चीज़ कितनी रिच है ना, उसके ऊपर प्राउड फील करो। दूसरा, इन्होंने बोला कि ऐसे एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए जिससे कि हम जो इंडिया की जो आइडेंटिटी है उसको दोबारा से वापस से बनाएं, रीबिल्ड करें, लोगों को एकजुट करें। उसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती जी, जो कि फाउंडर हैं आर्य समाज के। ठीक है, जिन्होंने जोर दिया वेदों के ऊपर कि गो बैक टू वेदास, यानी जाओ सब और वेदास को पढ़ो, जो हमारे वेद हैं चारों उनको पढ़ो, असल ज्ञान तुम्हें वहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आइडल वर्शिप होती थी, यानी जो मूर्ति पूजा होती थी, उसके भी बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। इनका मानना था भगवान हर जगह है, सिर्फ एक मूर्ति तक उनको सीमित नहीं करो। आप अगर किसी पुअर को सर्व कर रहे हो, किसी नीडी की हेल्प कर रहे हो, तो वो उसमें भी भगवान है। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। लेट 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी, फर्स्ट वाला याद रहेगा। अब यहाँ पे बात की गई कि जो ब्रिटिश रूल है, हमें उनसे आज़ादी चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को हटाना होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जोर दिया गया, जैसे जो बाल गंगाधर तिलक थे या फिर जो अरबिंदो घोष थे, वो नेशनलिज्म को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते थे, राइट। तो उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, हमें उसे स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से, स्पिरिचुअल नज़रिए से भी देखना चाहिए। और नेक्स्ट है सेल्फ रूल, यानी कि यहाँ पे स्वराज की डिमांड रखी गई। कौन थे ये थिंकर्स जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे? पहले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बोला स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज, स्व यानी खुद का, राज यानी रूल करना, राइट। तो सेल्फ रूल यानी कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, भाई भारत हमारा देश है ना, तो यहाँ पे हम राज करेंगे, तुम कौन हो, राइट। दूसरा है अरबिंदो घोष, जिन्होंने माना कि जो नेशनलिज्म है हमें उसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के देखना चाहिए, यानी कि जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ एक्शन लेने से या लड़ने भिड़ने से नहीं आता, वो माइंड बॉडी सोल से आता है। अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगला है गांधी जी। गांधी जी का हम सबको पता ही है, उन्होंने प्रमोट किया नॉन वायलेंस, ट्रुथ और मास मूवमेंट्स को। याद रहेगा शुरुआत कहाँ से हुई? सती और चाइल्ड मैरिज से। दूसरी स्टेज में कहाँ पहुँचे थे बताओ? दूसरे स्टेज में हम पहुँचे थे, ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसको क्वेश्चन कर रहे थे और अपने कल्चर के ऊपर प्राउड कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम फोकस कर रहे थे ब्रिटिशर्स को भगाने को लेके और स्वराज को लेके। ठीक है, चलो अच्छा एक और है, अब ये है अर्ली 20th सेंचुरी। अब उसके बाद क्या हुआ? आज़ादी मिल गई, ब्रिटिशर्स भाग गए, सब कुछ हो गया। अब फोकस किया गया सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर, यानी कि
सोशल जस्टिस यानी कि समाज में हर किसी को न्याय मिले, इक्वालिटी यानी कि समानता हो और इकोनॉमिक फ्रीडम हो। यानी कि जो कास्ट सिस्टम है अब उसको क्रिटिसाइज किया गया। जो रिलीजियस डिवाइड था यानी कि ब्रिटिशर्स की फेवरेट पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसमें उन्होंने क्या करा, रिलीजन के हिसाब से हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, उसके बाद रूल किया और सारी मतलब चीज़ें फिर पार्टीशन वगैरह हो ही गया। तो यहाँ पे ध्यान दिया गया कि कैसे जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए, जो रिलीजियस डिवाइड है हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसको रोका जाए। साथ ही साथ यहाँ कोशिश की गई कि यहाँ पे अब लोगों को थोड़ा सा ना मॉडर्न किया जाए, यानी कि ज़्यादा साइंटिफिक किया जाए, रैशनल थिंकिंग, सेक्युलर थिंकिंग, यानी कि भारत को कुल मिला के आगे बढ़ाया जाए। जैसे जो पुराने कस्टम्स हैं, अनटचेबिलिटी वगैरह, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको लोगों के दिमाग से निकाला जाए कि भाई हमें डेवलपमेंट करनी है, मॉडर्न होना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में डाली जाए। अब ये कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने दलित राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, सोशल इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाई। जवाहरलाल नेहरू, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मॉडर्न ह्यूमनिज्म को, है ना, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को, राइट, साइंटिफिक थिंकिंग को। साथ ही प्रमोट करते थे डेमोक्रेसी, मॉडर्न साइंस और सेक्युलरिज्म को। भगत सिंह जी जो थे ये मानते थे रेवोल्यूशनरी चेंज के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब ज्योतिबा फुले's कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ सोशल रेवोल्यूशनरी। बात करते हैं ज्योतिबा फुले के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे समाज के अंदर। ज्योतिबा फुले, अब देखो नाम से ऐसा लग रहा होगा ना, जिसको नहीं पता उन्हें बता रही हूँ कि ये कोई फीमेल है, बट नहीं ये मेल है। तो कभी मुझे कमेंट करो कि मैम आपने ही लिख दिया, शी आना था, ठीक है, पहले के टाइम पे ऐसे ही नाम होते थे शायद। चलो, तो जो ज्योतिबा फुले थे वो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के टाइम पे भारत के अंदर। उन्होंने लड़ाई लड़ी है इनइक्वालिटी के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि असमानता, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। पहला है फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, यानी कि जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया है जाति को यानी कि कास्ट सिस्टम को, जहाँ पे स्पेशली जो ब्राह्मण्स हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं और जो लोअर कास्ट यानी कि शूद्रास और दलित्स होते हैं उनको डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे बोला कि नहीं भाई ये तो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, कि कैसे जो ब्राह्मण्स हैं, कैसे जो समाज का एक जो वर्ग है, एक सेक्शन है, वो कैसे दूसरे सेक्शन को ऐसे डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, साथ ही इनका मानना था कि भाई हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर व्यक्ति को हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, राइट। ही बिलीव्ड ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ओके, चलो अगला है सपोर्ट फॉर एजुकेशन, यानी कि ये और इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, ज्योतिबा फुले और इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, इन्होंने पहला स्कूल खोला जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए था। ठीक है, दे ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया। कब खोला था? 1848 में इन्होंने पहला स्कूल बनाया सिर्फ लड़कियों के लिए। उसके बाद फिर इन्होंने और भी स्कूल बनाए जिसमें जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन होते थे, जो दलित के, अनटचेबल्स के मतलब जो बच्चे होते थे, उनको फिर पढ़ाया गया, क्योंकि बाकी स्कूल में फिर वही होता था ना, उनको अलग से ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत ख़राब ट्रीटमेंट दिया जाता था, जो कि उस टाइम पे काफ़ी बड़ा बदलाव था। मतलब एक चीज़ मान लो कि एक टाइम पे जब जो कास्ट सिस्टम और जो विमेन्स राइट्स और विमेन एजुकेशन है वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, आप उनके लिए पहला स्कूल खोल रहे हो कि भाई आज से ये भी पढ़ेंगे, बहुत बड़ा स्टेप था, है ना। अगला है विमेंस राइट, यानी कि फुले जो थे, ज्योतिबा फुले, उन्होंने बहुत काम किया विमेंस एजुकेशन के लिए, विमेंस राइट के लिए। विडो रिमैरिज को उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई औरतों के पास अधिकार होना चाहिए कि अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर वो दोबारा शादी कर सकती हैं। साथ ही साथ इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप बच्चों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, अगला है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी कि इन्होंने लड़ाई लड़ी अनटचेबिलिटी के खिलाफ। और इन्होंने जो दलित कम्युनिटी थी, जो अनटचेबल कम्युनिटी थी, इनके राइट्स के लिए भी बात करी इन द सेंस लड़ाई लड़ी। ठीक है, बात आगे बढ़ाई और इनको भी समाज में अपलिफ्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने वो सभी कुएं ओपन करवा दिए, वो सभी वाटर सोर्सेज ओपन करा दिए सभी कास्ट के लिए जो कि लोअर कास्ट के लिए बंद थे। देखो मैं थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ तुम्हें, मतलब मैंने जितना स्टडी किया है, राइट। तो पहले के टाइम पे जो लोअर कास्ट थी, यानी कि जो वर्ण सिस्टम में सबसे नीचे आते थे, क्या था वर्ण सिस्टम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ठीक है, देन फिर आपका जो दलित से अनटचेबल्स की अगर हम बात करें तो उनको अलाउ नहीं था कि वो फेयर कलर के कपड़े पहने, है ना, या फिर वो स्लीपर्स पहने, या फिर वो उस कुएं से पानी लें, उस नदी से पानी लें जहाँ से बाकी लोग लेते हैं। वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, है ना, सोशल गैदरिंग्स का, फेस्टिवल्स का हिस्सा नहीं बन सकते थे। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन उनके ऊपर थी, बहुत ही ना उनकी लाइफ ऐसे बंद सी कर रखी थी, है ना। ब्राह्मण्स जो कि टॉप मोस्ट पे थे, तो उनके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई है, बहुत सारे थिंकर्स ने उठाई है, पूरी वीडियो में हम ये देखने वाले हैं।
अगला है जो ज्योतिबा फूले थे, वो फाउंडर हैं सत्य शोधक समाज के, यानी कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी। 1873 में उन्होंने बनाया सत्य शोधक समाज, जो कि प्रमोट करता है सोशल इक्वालिटी को, यानी समाज में समानता को और ट्रुथ को, सच्चाई को। यानी कि एक ऐसा ग्रुप है, इसके अंदर वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो पुअर पीपल है, उनकी हेल्प करते हैं, जो वॉइसलेस विमेन है या जो दलित्स हैं उनके लिए लड़ते हैं। ठीक है। कुछ राइटिंग्स की बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी को हम बोलते हैं स्लेवरी, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया है कास्ट ऑपरेशन को और इक्वालिटी यानी कि समानता की मांग करी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एसे ऑन रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ दयानंद सरस्वती जी। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर थे, जिन्होंने 1875 में बनाया आर्य समाज आइडल वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे, साथ ही जो मैजिक्स होते हैं, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं, मिथ होते हैं, ये उन सभी के खिलाफ थे। इनका सिर्फ एक मानना था कि जो आपको ट्रू टीचिंग्स मिलेंगी वो वेदास के अंदर मिलेंगी, तो हर एक व्यक्ति को, हर एक हिंदू को, हर एक बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, औरत को, आदमी को, अपर क्लास लोअर क्लास, सबको वेदास की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है। So Swami Dayanand Saraswati was a great Hindu reformer and the founder of Arya Samaj in 1875. He worked to remove superstitions from religion and bring back the true teachings of the Vedas. His ideas were both religious and political, aimed at uplifting Indian society and making the country strong. Right? रिलीजियस आइडियाज़ की बात करें तो पहला बैक टू वेदास, यानी जो दयानंद सरस्वती जी थे, इनका मानना था कि भाई जो वेदास हैं वो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे प्योरेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, तो हमें सिर्फ उनको ही फॉलो करना चाहिए, हमें सिर्फ वेदास को ही पढ़ना चाहिए अगर हमें प्योर एकदम स्टडी चाहिए। प्योर मतलब स्टडी नहीं, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। दूसरा ये कहते थे कि दैट पीपल शुड फॉलो द ट्रूथ ऑफ वेदास नॉट लेटर सुपरस्टिशन, यानी कि भाई सबसे पुराने, सबसे पहले क्या है, वेदास आए, तो जाके उनको पढ़ो ना, ये बाद में जो सुपरस्टिशंस, ब्लैक मैजिक में तो ये सब आ गए, इनको क्यों मान रहे हो, है ना। अगला है ऑपोजिशन टू आइडल वर्शिप, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते थे, बोलते थे मूर्ति पूजा एकदम मीनिंगलेस है, ये हमारी वैदिक टीचिंग्स के खिलाफ है। वैदिक टीचिंग्स के खिलाफ कैसे है, वैदिक जो टीचिंग्स है वो हमें बताती है कि भगवान हर जगह है, नदी में, पहाड़ में, हवा में, पानी में, हर जगह है, हर एक इंसान में है। तो इनका मानना था आप गरीब की सेवा करो, वो भी भगवान उससे भी खुश हैं, बट आप सिर्फ भगवान को एक मूर्ति तक सीमित कर दो और आप लोगों के लिए कुछ ना करो, वो गलत है, ये वैदिक टीचिंग्स के खिलाफ है। ठीक है। अगला है सपोर्ट फॉर मोनोथिज्म, यानी कि वन गॉड, मोनोथिज्म यानी कि वन गॉड, यानी कि इनका मानना था कि भाई एक ही गॉड है और वो फॉर्मलेस है, यानी कि आप बता नहीं सकते कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं बता सकते, बस वो जो गॉड है वो इटर्नल है, ऑल पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है, वो सबसे बड़ी पावर है, वो एक ही पावर है। ठीक है। कंडेम सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स, यानी कि बिल्कुल रिजेक्ट करते थे जो भी ये ब्लाइंड बिलीफ्स होते हैं, मैजिक्स होते हैं, एनिमल सेक्रीफाइस और मीनिंगलेस रिचुअल्स। देखो 4th पॉइंट में मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी, आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, वरना इंस्टा पे भी बता सकते हो मुझे, मैं रिप्लाई देती हूँ बच्चों के। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है एज अ हिंदू कि जो एनिमल सेक्रीफाइस है, देखो मैं मैजिक या ब्लाइंड बिलीव्स की तो बात ही नहीं कर रही, जो एनिमल सेक्रीफाइस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये, मैंने ऑल्दो कभी देखा नहीं है बट मैंने सुना है कि ऐसा होता है, बट मुझे लगता है कि इसकी जगह आप नारियल को फोड़ सकते हो, राइट। आई गेस पहले भी बहुत लोगों ने इस बारे में बोला होगा, बट ये मेरा व्यू है, आप अपना व्यू दे सकते हो, सबके अपना अपना व्यू है, तो कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो काली माता हैं, अगर उनकी हम एक जो आइडल, एक बहुत पुरानी जो एक फ़ोटो चलती आ रही है जिसमें उन्होंने जो स्केलेटन है, यानी कि जो ऐसे खोपड़ी है, उसकी माला पहनी हुई है ना, खोपड़ी की माला, तो अभी थोड़ी आप इतनी सारी काली माता को खोपड़ी की माला पहना सकते हो, तो क्या करते हैं, नींबू की माला पहना देते हैं, फूलों की माला पहना देते हैं, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो एनिमल सेक्रीफाइस का तो खैर ये है, चलो ठीक है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। बाकी मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करेंगे, या अभी कर भी रहे होंगे, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, है ना, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अपने व्यूज़ और कमेंट्स दिया करो, बताया करो। ठीक है। अगला है सपोर्ट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि ये सपोर्ट करते हैं कि भाई विमेंस को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जो इंटर कास्ट मैरिज है उसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, इंसान इंसान से शादी तो कर रहा है। साथ ही आप पोस्ट करते हैं चाइल्ड मैरिज को और अनटचेबिलिटी हो। कुल मिला के किसी की भी बात कर लो, सबने यही बात करी है कि विमेंस को अपलिफ्ट करना है, उन्हें राइट्स देने हैं, और जो अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इनको ख़त्म करना है, दलित्स को भी राइट देने हैं। ठीक है। चलो
अभी तक रिलीजियस आइडियाज़ पढ़ रहे थे, इनके अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडियाज़, जिसमें पहला है नेशनल अवेकनिंग, यानी कि ये उनमें से पहले थे जिन्होंने इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक आवाज़ उठाई। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई लोगों को ना बहुत प्राइड होना चाहिए, लाइक लोगों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि आप इंडिया में बॉर्न हुए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत अच्छा है, और यही चीज़ हमारे देश को यूनाइट बनाती है, एक बनाती है। ठीक है, अगला है सेल्फ रूल यानी कि स्वराज। यानी कि जो स्वराज है वो स्लोगन तो बाद में बना है, बहुत पहले इन्होंने ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया था, स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया था। सो ही वांटेड इंडियंस टू गवर्न देमसेल्फ विदाउट ब्रिटिश रूल। वो चाहते थे ब्रिटिश रूल को हटाओ, खुद हम रूल कर सकते हैं ना खुद को। चलो अगला है कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि इनका मानना था कि भाई असली जो ताकत है वो वैदिक कल्चर और वैल्यूज़ की है, और भारत की जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो लाई करती है इन इट्स वैदिक कल्चर्स एंड वैल्यूज़। अगला है यूनिटी ऑफ इंडियंस थ्रू रिलीजन, यानी कि वो चाहते थे जो इंडियंस है वो यूनाइट हो जाएं, वो एकजुट हो जाएं और वापस आ जाए अपने वैदिक रिलीजन के ऊपर, प्योर वैदिक रिलीजन के ऊपर, और डिवीजन से बिल्कुल बचे। अभी डिवीजन कोई भी हो सकता है, ये जेंडर डिवीजन हो सकता है, यानी कि विमेंस को राइट्स ना मिलना, मेंस को मिलना, या फिर ये हो सकता है कास्ट डिवीजन हो, ठीक है, वर्ण सिस्टम, या फिर ये मे बी रिलीजन के डिवीजन की भी बात यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पायर्ड फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि इनके जो ये बोल्ड आइडियाज़ थे ना कि वैदिक टीचिंग्स पे वापस आओ, यूनाइट हो जाओ, है ना, काफ़ी इंस्पायर किया हमारे लीडर्स को, जैसे कि लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बाकी फ्रीडम फाइटर्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लो इनकी बात कर रहे थे और आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये जो सामने लिखा है ये, ठीक है, दूसरा आ सकता है कि मॉडरेट कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 2 तरीके के लोग थे। एक थे मॉडरेट्स, जिनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, हम उनसे पिटिशन वगैरह करके, डायलॉग्स करके, मीटिंग्स करके, स्पीच दे के, लेटर लिख के, हाथ जोड़ के, है ना, रिफॉर्म्स की मांग कर सकते हैं, कुछ नौकरियां ले सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे कि लाल बाल पाल, इनका ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था, बिल्कुल मानना नहीं था। ये बोलते थे नहीं भाई हमारा देश है, हम क्यों आगे अंग्रेजों के हाथ जोड़ें, मारो इनको, भगाओ और आज़ादी लो, है ना। सो या तो आएगा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का डिफरेंस, या फिर तो ये आएगा दैट राइट एन एसे ऑन लाल बाल पाल एज क्रिटिक्स ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल। और इन तीनों को एक साथ माना जाता था। लाल बाल पाल जो कि लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे आईएनसी के अंदर, कब 1900 के टाइम पे। ठीक है, ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे मॉडरेट्स को जो कि आईएनसी के अंदर थे। अभी बताया मैंने मॉडरेट्स कौन थे, ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट थे, बहुत स्लो थे, जिन्हें सिर्फ रिफॉर्म चाहिए थे, ऐसे भगाने में विश्वास नहीं रखते थे अंग्रेजों को। ठीक है, तो वाई लाल बाल पाल क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स, क्यों क्रिटिसाइज करते हैं बताओ। पहला है टू सॉफ्ट टूवर्ड्स ब्रिटिश, तो ये बोलते हैं लाल बाल पाल की भाई ये जो मॉडरेट्स हैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट करते रहते हैं ब्रिटिशर्स। इनका मानना है कि जो ब्रिटिश हैं वो बड़े न्यायपूर्ण है, बड़ा न्याय करते हैं, बहुत फेयर है। हम जाके बोलेंगे कि भाई आप हमें बड़ी बड़ी नौकरियां दे दो और हमारे लिए ये रिफॉर्म लिया, और वो ले आएंगे। तो इनका मानना था कि भाई पहली चीज़ तो ये बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है, इतने अच्छे ब्रिटिशर्स नहीं हैं, है ना। दूसरा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है कि आप रिफॉर्म कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, लिख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, बहुत स्लो है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगला है नो डिमांड फॉर फुल फ्रीडम, यानी कि ये कहते हैं कि जो मॉडरेट्स हैं वो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें मांगते रहते हैं अंग्रेजों से कि भाई हमें जॉब दे दो, हमारे लिए कानून बना दो, स्मॉल चेंजेस ले आओ। लेकिन इनका मानना था कि मांगना है तो स्वराज मांगो, सेल्फ रूल की डिमांड करो, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से जो अंग्रेजों ने मार पीट के यहाँ से भगा दो। ठीक है, अगला है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि इनका मानना है कि जो मॉडरेट्स थे वो कुछ एजुकेटेड एलिट्स थे जो कि या तो बहुत अमीर थे या तो बहुत ही पढ़े लिखे थे, या दोनों थे। पढ़े लिखे अमीर जो दूसरे देशों से पढ़ लिख के आए थे, उन सब ने अपनी फौज इकट्ठी कर रखी थी और वो सब स्पीच दिया करते थे, मीटिंग करते थे, डायलॉग करते थे, पिटिशन साइन करते थे, ये सारी चीज़ें अपना आप ही करते रहते थे। इनका मानना था असली चेंज तब आएगा, रियल चेंज तब आएगा जब पूरा भारत एक साथ होगा, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो वर्कर हो, जब सब एक साथ होंगे तभी असली बदलाव आएगा। अगला है फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस वॉज मिसप्लेस्ड, इनका मानना था कि भाई ये जो मॉडरेट्स हैं दे बिलीव कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की एक दिन तो ज़रूर हेल्प करेंगे,
तो इनका मानना था कि भाई आप वहम में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभी अपनी मर्जी से, विलिंगली आने, वो कभी अपनी मर्जी से आज़ादी नहीं देंगे। वो क्यों कहेंगे कि चलो अब हम थक गए, अब तुम अपना देश खुद चला लो, हम ज़रा जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, है ना। रेवोल्यूशन से ही चेंज आएगा। अगला है बिलीफ इन एक्शन नॉट जस्ट टॉक्स। मॉडरेट्स से पिटीशन स्पीचेस में लगे रहते थे, जो लाल बाल पालते, इनका मानना था कि नहीं, बॉयकॉट करो, स्वदेशी अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल करो, बनाओ, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल बनाओ, कपड़े बनाओ, सब बनाओ अपने देश के अंदर, ठीक है। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो। इनका मैसेज था दैट फ्रीडम कैन नॉट बी बेग्ड फॉर, इट मस्ट बी टेकन। आज़ादी की भीख नहीं मांग सकते आप, है ना। आपको ये छीननी पड़ेगी अंग्रेजों से, उनके खिलाफ जाके, उनके साथ मिलके बातचीत करके नहीं। मेक योर ओन क्लोथ्स, अपने कपड़े खुद बनाओ, खादी, है ना, चरखा कितना फेमस होता है गांधी जी के टाइम पे। बिल्ड योर ओन स्कूल्स, अपने स्कूल्स बनाओ, भले उसमें वैदिक टीचिंग दो या फिर कुछ भी दो। और एंड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड होना बंद करो, तभी कुछ बदलाव आ पाएगा, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब स्वामी विवेकानंद व्यूज इन नेशनलिज्म। जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके क्या व्यूज़ थे राष्ट्रवाद को लेके, नेशनलिज्म को लेके। तो देखो ये ना यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। मैंने देखा है कि तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लगा के रखते हैं ऐसे अपने सामने ना इनके थॉट्स और क्वाट्स वगैरह, ठीक है। उस पर लिखा होता है बिलीव इन योर सेल्फ और स्ट्रेंथ और पावर और ये सारी चीज़ें, है ना। सो चलो वापस आते हैं। जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका मानना था कि इंडिया एक स्पिरिचुअल नेशन है और यहाँ के लोगों को उठना चाहिए एक स्पिरिट के साथ, कि बहुत प्राइड होना चाहिए कि भाई वाह, भारत में है हम, है ना। यूनिटी, यहाँ पे एकता है, स्ट्रेंथ, यही हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। इनके जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म को लेके, वो बेस्ड थे कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, साथ ही साथ जो पीपल हैं, पीपल कौन, ऐसे लोग जो गरीब हैं या जो जिन्हें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया गया, आप उनको सर्व करो, उनको सर्विस प्रोवाइड करो, स्पेशली द पुअर, ठीक है। चलो पहला है इंडिया इज अ स्पिरिचुअल नेशन। इट मीन्स ही बिलीव्ड इंडिया सोल इज स्पिरिचुअल एंड दिस मेक्स इट यूनिक एंड पावरफुल। इनका मानना था कि जो इंडिया है, जो भारत है, हमारी जो आत्मा है, भारत की जो आत्मा है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, इसलिए ये हमें यूनिक भी बनाती है और ताकतवर भी बनाती है। स्पिरिचुअलिटी में पावर होती है। अगला है लव फॉर द मदरलैंड, यानी कि जैसे हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, ऐसे ही ये देश भी हमारी माँ है, हमें इसे बिल्कुल ऐसे ही प्यार करना चाहिए। ही सेड वी मस्ट हैव डीप लव एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया लाइक वी लव आवर मदर। सर्व द पुअर सर्व द नेशन, यानी कि अगर आप किसी पुअर को सर्व कर रहे हो, यानी कि आप देश को सर्व कर रहे हो। ज़रूरी नहीं आपने बाला उठा के या आप भाला ले लिया आप चलो युद्ध करने, वो नेशन को सपोर्ट करना नहीं है। आप पुअर्स को सपोर्ट कर रहे हो, जो वीक हैं, जो डाउन ट्रोडन है या जो पुअर हैं, आप उनको सर्व कर रहे हो। दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। अगला है नेशनलिज्म थ्रू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत ध्यान दिया, इन्होंने बहुत ध्यान दिया। इन्होंने बोला कि जितने भी इंडियंस हैं, स्पेशली जो यूथ हैं, क्योंकि जो यूथ है वो आने वाला फ्यूचर है, तो स्पेशली जो यूथ है और जितने भी इंडियंस हैं, उनका ज़रूरत है कि वो अपने देश के ऊपर बहुत प्राउड फील करें, बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल सबसे अच्छा मेरी नज़र में भगत सिंह जी हैं इसका, ठीक है। आपके लिए कोई हो तो बता देना भाई। अगला है यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट। इनका मानना था भाई हार्मनी होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब प्यार से रहो, शांति से रहो, आराम से रहो। नेशनलिज्म का मतलब है कि ग्रुप या कास्ट में, रिलीजन में लोगों को बांटना नहीं, बल्कि एक साथ होना, ठीक है। वही तो स्ट्रेंथ है, एक साथ ही तो स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है यूथ एज बिल्डर्स ऑफ द नेशन, यानी कि ये बोलते थे कि जो यूथ है वो हमारे भारत का फ्यूचर है, तो उनको बहुत ज़रूरत है एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग होने की, कॉन्फिडेंट होने की, एजुकेटेड होने की, अराइज अवेक, अलर्ट रहने की, है ना, और नेशन के लिए काम करने की। अगला है प्राइड इन इंडियन कल्चर, यानी कि वो चाहते थे कि जो हमारा एंशियंट कल्चर है ना, नहीं ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट का कल्चर है ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ करो, लेकिन जो हमारा एंशियंट कल्चर है उसको मत भूलो और बहुत प्राउड फील करो उसके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। चलो फीचर्स भी देख लेते हैं। तो जैसा कि अब अभी पढ़ के आए हैं, स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट रियल चेंज इन सोसाइटी कम्स थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एजुकेशन एंड सर्विस टू द पुअर। ही वांटेड पीपल टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन माइंड, बॉडी एंड सोल एंड वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ जस्ट एंड यूनाइटेड नेशन। जो स्वामी विवेकानंद थे, उनका मानना था कि समाज में असली बदलाव आएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, एजुकेशन से, और जब आप पुअर को सर्विस प्रोवाइड कराओगे, सर्व करोगे, लोगों की मदद करोगे। इनका मानना था कि लोगों को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है अपने माइंड से, है ना, दिमाग से, बॉडी, शरीर से, सोल यानी आत्मा से, और एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी देश एक हो पाएगा।
अब देख लेते हैं क्या थी इनकी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। पहला है चेंज बिगिंस विद इन द इंडिविजुअल, यानी अगर आप समाज को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, मॉरली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर तरीके से खुद को इम्प्रूव करो, उसके बाद ही समाज में बदलाव आएगा। तई समाज में कौन है, हम इंसान ही तो हैं। अगर 1000 इंसान हम एक जगह रह रहे हैं, 1000 के 1000 अगर खुद पे ध्यान देंगे, खुद को अच्छा बनाएंगे, मॉरली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी ले लो, तो सब अपने पे ध्यान देंगे तो 1000 के 1000 बढ़िया नहीं हो जाएंगे, है ना। और एक दूसरे पे ध्यान देंगे तो कोई भी नहीं हो पाएगा। अगला है फोकस ऑन इनर स्ट्रेंथ, यानी कि ये बताते ही थे कि जो स्पेशली जो यूथ है उन्हें ज़रूरत है सेल्फ रिलायंट होने की, कॉन्फिडेंट होने की, फियरलेस, यानी कि भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो, है ना। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है वही जिंदगी है, और जो आपकी वीकनेस है वही मृत्यु है। अगला है एजुकेशन इज द की, यानी कि जो ट्रू एजुकेशन है वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है, आपके अंदर करेज लेके आती है, विजडम प्रोवाइड कराती है, नॉट जस्ट बुक नॉलेज, यानी जो सिर्फ किताबी ज्ञान है ना वो आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं करता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि 8 9 10 11 12 में जो आपने इंग्लिश की जो भी पोएम्स पढ़ी हैं, है ना, या फिर जो भी आपने वो कहानियाँ पढ़ी हैं, या फिर हिंदी में जो भी आपने कहानियाँ पढ़ी हैं, क्या आज के टाइम पे वो आपके बहुत काम आ रही हैं? काम आ रही हैं डेफिनेटली, कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा, बट बहुत काम नहीं आ रही है। तो हमें ऐसी नॉलेज लेने की ज़रूरत है जो कि हमारा कैरेक्टर, करेज, विजडम, ये सारी चीज़ें हमें दे, ठीक है। अगला है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड अनटचेबल्स, यानी कि वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। उनका मानना है कि हमें सिर्फ पुअर को सर्व करना चाहिए, एंड ऑप्रेस्ड इज टू वर्शिप ऑफ गॉड, यानी कि जो ऑप्रेस्ड है या फिर जो पुअर है, जब हम उनको सर्व करेंगे तो वही भगवान की असली पूजा है, ठीक है। स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ सोशल वर्क, यानी कि ये सोशल सर्विस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते थे, यानी कि कुछ ऐसा भगवान को खुश करना है कि तो फिर लोगों की हेल्प करो, जो पुअर हैं, जो वीक सेक्शन है, उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो, है ना, तभी भगवान खुश होंगे। सो ही सेड वी मस्ट सी गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सर्व ऑल इक्वली, हमें हर एक व्यक्ति में भगवान दिखना चाहिए, तभी हम सभी को इक्वली ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। अगला है अवेकनिंग ऑफ यूथ, यानी कि जैसे मैंने बताया इन्होंने यूथ के ऊपर बहुत फोकस किया क्योंकि वही आने वाला फ्यूचर है ना भारत का। सो इनका मानना था कि जो यंग पीपल है, जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो भारत का, इंडिया का फ्यूचर है आने वाला समय, ठीक है। तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि भाई उठो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, समाज में बदलाव लेके आओ। अगेन भगत सिंह जी मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगी, वो उठे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक्शन लिया और वो एक चेंज लेकर आए, ठीक है। अगला है नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, यानी कि इन्होंने एनकरेज किया इंडियंस को कि भाई अपने कल्चर के ऊपर प्राउड करो, कितनी बार तो बता दिया है ना, ये तो ऑल्सो ओपन टू न्यू आइडियाज़, लेकिन कल्चर के ऊपर प्राउड करो लेकिन न्यू आइडियाज़ के लिए भी ओपन रहो, बहुत सीमित मत रहो, आगे बढ़ो, है ना, डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दो। साथ ही साथ ये चाहते थे रिलीजन और कास्ट में डिविजन ना हो, बल्कि यूनिटी रहे, सब एक साथ हार्मनी पीस मेंटेन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एनालाइज ऑरबिंदोज क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल मॉडरेट इन इंडिया। यहाँ पे अगेन क्या क्वेश्चन आया, जो ऑरबिंदो थे, ऑरबिंदो घोष थे, उनके क्या क्रिटिक था, मतलब क्या उन्होंने अपोज किया, क्या क्रिटिसाइज किया जो मॉडरेट्स थे उनको। सेम वही है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो पढ़ के आए हैं, रीड कर लेते हैं। श्री ऑरबिंदो criticized the moderate leaders of Indian National Congress because he felt that they were too soft, slow and loyal to the British. He believed India needed strong action, not just polite requests to get real freedom. तो देखो ये जो श्री ऑरबिंदो थे, इन्होंने जो मॉडरेट्स थे आईएनसी के अंदर उनको क्रिटिसाइज किया, साथ ही इन्होंने बोला कि भाई जो मॉडरेट्स हैं मतलब सॉफ्ट, स्लो और ब्रिटिशर्स को लेके बहुत लॉयल है ना, बट इंडिया को उनकी ज़रूरत नहीं है। इंडिया को ज़रूरत है एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन जो लें उन लोगों की जो सिर्फ पोलाइट रिक्वेस्ट ना करें, जो असल में आज़ादी चाहते हो, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, तभी हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा पाएंगे, ठीक है। पहला है टू माइल्ड एंड रिस्पेक्टफुल टू द ब्रिटिश, यानी कि इन्होंने बोला जो मॉडरेट्स हैं वो सिर्फ पिटीशन साइन करने में और अपील करने में रह जाते हैं, रिक्वेस्ट लिखते रहते हैं ब्रिटिश रूलर्स को, जबकि जो अरबिंदो थे ये बोलते थे कि नहीं, ये जो मेथड है बहुत वीक है, ऐसे आज़ादी नहीं मिल सकती, क्यों सुनेंगे ब्रिटिशर्स, खुद ही राज कर रहे हैं, खुद ही वो कह देंगे हाँ चलो सही कह रहे हो, मान लेते हैं, है ना, ऐसे नहीं होगा। नो रियल गोल ऑफ फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो मॉडरेट्स हैं वो कभी पूरी आज़ादी मांगते ही नहीं है, कंप्लीट स्वराज नहीं मांगते, वो सिर्फ रिफॉर्म्स चाहते हैं, स्मॉल चेंजेस चाहते हैं, है ना, कि भाई जो टैक्स हैं वो कम कर दो, या फिर आप थोड़ी सी हमें जॉब दे दो, कुछ कुछ जगह सीट दे दो, कुछ हमारे लिए कानून ले आओ, बट कंप्लीट स्वराज नहीं मांगते।
ठीक है। अब यहाँ पे अरविंदो का मानना है कि यहाँ पे दे लैक्ड विजन एंड ट्रू करेज, यानी करेजियस नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है इनके अंदर आज़ादी मांगने की, इनका विजन ही नहीं है, कुछ छोटी मोटी जॉब मांगते रहते हैं। अगला है फियर ऑफ मास मूवमेंट, यानी कि इनका मानना है कि जो मॉडरेट्स थे वो अवॉइड करते थे कॉमन पीपल को इसमें ऐड करना। अगेन हमने अभी पढ़ा था कि जो मॉडरेट्स थे ये सिर्फ कुछ ऐसे लोग थे जो एजुकेटेड एलिट्स थे, पढ़े लिखे अमीर घर के लोग थे। तो यहाँ पे अरविंदो कहते हैं कि नहीं, ज़रूरत है मास अवेकनिंग की, यानी कि ये फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का है, तो हर एक, चाहे मेन हो, चाहे विमेन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यूथ हो, चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कोई भी हो, हर किसी को यहाँ पे एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है। अगला है डिले इन एक्शन, यानी कि इनका मानना था कि जो मॉडरेट्स थे वो स्लो थे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते रहते थे, बस टाइम वेस्ट करते रहते थे, है ना। और ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते रहते थे, जैसे मान लो मॉडरेट्स ने कुछ लिखा, ब्रिटिशर्स ने बोला अच्छा अच्छा देखते हैं, फिर उन्होंने लिखा, फिर वो बोलेंगे देखते हैं, तो ब्रिटिशर्स दे कंटिन्यू रूलिंग, वो रूल करते जा रहे हैं, और जो मॉडरेट्स हैं वो वहाँ पे टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अरविंदो का मानना है कि वो सपोर्ट करते हैं एकदम से क्विक और बोल्ड स्टेप्स को, कि भाई अगेन वही बॉयकॉट करो, प्रोटेस्ट करो, सेल्फ रिलायंट बनो और इनको भगाओ। ठीक है। स्पिरिटलेस नेशनलिज्म, अकॉर्डिंग टू अरबिंदो जो मॉडरेट्स है, कोई इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन था ही नहीं इनका इंडिया के साथ, इन्हें बस वही नौकरी और ये सब चाहिए था। जबकि इनका मानना था जो अरबिंदो थे कि भाई नेशनलिज्म आना चाहिए आपकी सोल से, आपकी आत्मा से, आपके हर्ट से, आपके दिल से। सिर्फ स्पीच और मीटिंग करने से आज़ादी नहीं मिलेगी, आपके दिल के अंदर वो होना चाहिए कि नहीं ये देश मेरा है, मुझे आज़ादी चाहिए भाई, है ना। इंस्पायर्ड नेशनलिज्म, यानी कि जो अरबिंदो थे वो फिर एक लीडर बनते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल ग्रुप के लीडर। ऑलरेडी इनमें हमने कौन पढ़े थे, लाल बाल पाल, ठीक है, जो कि रियल स्वराज की डिमांड रखते थे, जो कि डायरेक्ट एक्शन चाहते थे। शॉर्ट एग्जाम्पल में देखें तो जो मॉडरेट्स थे वो कहते थे प्लीज़ गिव अस सम राइट्स, प्लीज़ हमें कुछ अधिकार दे दो, कृपया हमें अधिकार दे दो। जो अरबिंदो थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो कहते थे इंडिया मस्ट टेक हर फ्रीडम, इट इज हर डिवाइन राइट, कि भाई ये हमारा अधिकार है, हम आज़ादी लेके रहेंगे, आप कुछ भी करें, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस श्री अरबिंदोस थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, जो श्री अरबिंदो थे, दे बिलीव दैट नेशनलिज्म इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल लाइक आस्किंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, बट इट इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो देखो यहाँ पे जो श्री अरबिंदो थे, इनका मानना था नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मांगना नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल है। ठीक है। इनका मानना था कि इंडिया इज़ लाइक अ लिविंग सोल, और इंडियंस को ज़रूरत है उस स्पिरिट के साथ उठने की, है ना, एक पूरी तरीके से आज़ादी लेने की। कैसे आगे समझते हैं, देखो पहला है नेशन इज़ अ लिविंग बीइंग। यहाँ पे अरबिंदो देखते हैं कि इंडिया हमारी मदर है, हमारी माँ है, एक डिवाइन शक्ति है ना, एक गॉडेस है, एक स्पिरिचुअल पावर है। सो उनके लिए जो नेशन है वो सिर्फ लैंड नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है, मिट्टी नहीं है, सिर्फ पीपल, सिर्फ लोग नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल फोर्स है, एक डिवाइन पावर है, डिवाइन शक्ति है। ठीक है। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी जो गॉडेस है, डिवाइन पावर है, इसके ऊपर किसी और का कंट्रोल हो, इवन किसी को भी ना हो। ठीक है। इसलिए हम चाहते थे इंडिपेंडेंट कंट्री। अब ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, यानी कि जो नेशनलिज्म है, शुडंट बी ओनली अबाउट फाइटिंग द ब्रिटिश। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद ये नहीं कि अगेन भाला लेके चल दो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने, नहीं, अपनी जो अंतरात्मा है उसको जगाओ, बताओ कि तुम देश से कितना प्यार करते हो, देश के लोगों से कितना प्यार करते हो, फिर उस चीज़ के रिगार्डिंग काम करो। फ्रीडम इज़ अ डिवाइन मिशन, यानी कि इन्होंने बोला भारत के लिए लड़ना, भारत की आज़ादी के लिए लड़ना हमारी सीक्रेट ड्यूटी है। इनका मानना है कि इंडिया को हमें सिर्फ पॉलिटिकली फ्री नहीं बनाना है, स्पिरिचुअली, कल्चरली, हर तरीके से फ्री बनाना है ना। बट देखो तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी यहाँ दुनिया भर की चीज़ें छोड़ गए। अगला है नेशनलिज्म एंड सनातन धर्म एटर्नल रिलीजन। अब यहाँ पे जो अरबिंदो थे वो लिंक करते हैं इंडियन नेशनलिज्म को हिंदू फिलॉसफी और वैल्यूज से। अगेन यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट है जो हमने वी डी सावरकर वाला और गोवलकर वाला पढ़ा था, कि भाई इंडिया में जो रिवर्स हैं उनको जिस तरीके से हिंदू पूजते हैं, कोई और कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन के लोग नहीं पूज सकते। ठीक है, क्योंकि उनके रिलीजन में चीज़ नहीं है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे लिंक किया इंडियन नेशनलिज्म को हिंदू फिलॉसफी और वैल्यूज से। ही फेल्ट इंडिया सोल वॉज रूटेड इन सनातन धर्म बट ओपन टू ऑल। इन्होंने कहा जो भारत की जो आत्मा है, हमारी जो सोल है इंडिया की, वो सनातन धर्म में ही उसकी जड़ें मिलती हैं। महाभारत देख लो या कोई भी चीज़ देख लो, राइट, जो भी स्कॉलर्स रहे, थिंकर्स रहे, है ना, जो भी आज के टाइम पे एविडेंसेस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सबके लिए ओपन है, सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगेन जो रूटेड है ये, जो इसकी जड़ें हैं, वो सनातन धर्म के अंदर ही मिलती है। अगला है सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। ये इनकरेज पीपल, इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि भाई ब्रेव बनो, बहादुर बनो, खुद के बारे में मत सोचो, देश के बारे में सोचो, एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनो।
ऐसे देखो कि ये जो भारत है ये सिर्फ जगह नहीं है, ये एक डिवाइन शक्ति है, ये हमारी मदर है, ठीक है। तो हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी दिलानी होगी और हर तरीके से भारत को आज़ाद करना होगा, ये हमारी धार्मिक ड्यूटी है, ठीक है। अगला है रोल ऑफ यूथ एंड रेवोल्यूशन, यानी कि इन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया यंग रेवोल्यूशनरीज को कि भाई एक्टिव रहो, है ना। एक्टिव रेजिस्टेंस में इनका मानना था कि पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, पीसफुल रिक्वेस्ट करते रहो, इससे कुछ नहीं होता, एक्शन लो कि भाई अंग्रेजों जाओ यहाँ से, है ना, इससे कुछ नहीं होगा बोलने से, उनको भगाओ, लड़ो। अगला है लेटर फोकस और इनर चेंज, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इन्होंने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली पॉलिटिक्स से उठा के शिफ्ट कर लिया स्पिरिचुअल वर्क में, ठीक है। और इनका मानना था कि अगर नेशन को चेंज करना है, देश को बदलना है, देश के अंदर चीज़ें बदलनी है, तो खुद से शुरुआत करो, पहले खुद के अंदर तो बदलाव लेके आओ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपने वीडियो पूरी देखी, अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली अच्छी बात है, और जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो बहुत ही रीज़नेबल है, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी ऑन।